तो हेलो बच्चों, फिर से एक बार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो परख प्रोजेक्ट पाकुड़ प्रशासन के द्वारा जो परख प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके तहत हम लोग जो सेट 5 इसके पहले वाला वीडियो में देखे हैं ऑब्जेक्टिव सभी एमसीक्यू। अब हम लोग सब्जेक्टिव पर चलते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 38 तक सॉल्यूशन करेंगे। मतलब सभी जो सेक्शन बी का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को पता है कि सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को 31 में पूछा गया है इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये एमसीक्यू में भी था। वक्रता त्रिज्या जब भी दिए आप याद रखिएगा कि मतलब आर दिया गया है हम लोग का 20, याद रखिएगा। और पूछा गया है कि इसका फोकस दूरी क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ जो होता है वो r/2 होता है, ये याद रखेंगे। तो अगर r का मान हम रख देते हैं, एफ आर का वैल्यू यहाँ लिखा गया है 20/2, तो ये हो गया 20, नीचे हो गया 2, काट देंगे तो 10, मतलब एफ का वैल्यू जो है फोकस दूरी कितना निकल गया हम लोग का 10। तो यहाँ आप लोग का सोल्यूशन दिया गया है। 32 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कि चुंबकीय तीव्रता जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय का जो तीव्रता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका कई सोल्यूशन कई पॉइंट है, जिसमें से इसमें 4 पॉइंट दिया गया है, आप इसमें से याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा कितना दिया गया है उसका नंबर पर निर्भर करता है उसका तीव्रता। नंबर 2, पदार्थ की प्रकृति पर, वो पदार्थ क्या है, उसका पदार्थ क्या है, जैसे एल्युमिनियम है, तांबा है और कुछ, क्या उसका प्रकृति क्या है, उसमें कितना हीट लग रहा है, तापमान कितना है। उसी नंबर जो 32 का है उसका पॉइंट नंबर 3 में है, इसका इस प्रकार याद रखिएगा कि परिनालिका क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि तांबे को जो तार को जब फेरो लगाया जाता है तो उसके संख्या पर निर्भर किया जाता है, निर्भर होता है तीव्रता। किसका तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। 4 नंबर में है कि धारा का मान। तो ये जो 4 पॉइंट है इन सभी पर निर्भर करता है चुंबकीय तीव्रता। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का इस प्रकार हम लोग सोल्यूशन आराम से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि वियोजन अभिक्रिया उसमें क्या होता है और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि उसका विपरीत होता है। जैसे C+O2 इस प्रकार है, ये इसमें क्या होगा कि ये जो अभिकारक है, दो अभिकारक इसमें जुड़ जाता है और जुड़ के एक नया उत्पाद का निर्माण करता है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कोई जो अभिकारक है, एक अभिकारक ये टूटकर इसमें क्या होता है, जुड़ता है, और इसमें क्या होता है, टूट जाता है, टूट के बन जाता है अलग अलग दो उत्पाद। तो इस प्रकार ये क्या है, दो अलग अलग विपरीत अभिक्रिया है। तो इसमें यही पूछा गया है कि क्यों। तो इसमें आंसर इस प्रकार लिखा गया है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक सिंगल अभिकारक जो है वो टूट जाता है, देख रहे हैं, टूट जाता है, और दो या दो से अधिक क्या बन जाता है, प्रोडक्ट्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद बनता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया, देखिए ये वाला संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जो अभिकारक है, देखिए यहाँ दो अभिकारक लिए थे, वो परस्पर क्या होता है, जुड़कर, याद रखिएगा, वहां टूटकर यहाँ जुड़कर एक उत्पाद बनता है। तो इसीलिए ये क्या है, एक दूसरे का विपरीत अभिक्रिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में क्या पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग जानते हैं, जब हड्डी, हम लोग का हड्डी कहीं का जब टूट जाती है ना तो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, उसका क्या कारण है, क्यों। तो उसका सोल्यूशन इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं इसका आंसर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आर्द्रता के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, जल जो है वो अवशोषित करते जिप्सम में बदल जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब अर्धहाइड्रेट है, और वो जल को जब अवशोषित कर लेगा तो जल का मात्रा बढ़ जाता है, जिसमें हेमीहाइड्रेट से बन जाता है
डाइहाइड्रेट, मतलब 1.5 से हाफ से बन जाता है और 1.5 ले लेता है तो जिप्सम बन जाता है और क्या होगा, वो जम जाएगा और जमने के कारण वो क्या हो जाता है और कठोर हो जाता है। यही कारण है कि इसे जमने से बचाने के लिए आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि वो ठोस ज्यादा ना बन जाए, पत्थर जैसा बन जाएगा अगर उसमें पानी और ज्यादा आ जाएगा। तो यही है कारण। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि आयोनिक यौगिकों के गलनांक जो है वो उच्च होता है, क्यों? क्योंकि वो जल्दी क्या होता है, गलता नहीं है, गलनांक उसका हाई होता है, उच्च होता है। उसका क्या कारण हो सकता है, इसीलिए पूछा गया है कि क्या कारण है, इसमें पूछा गया है। तो आंसर नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर इस प्रकार हम लोग आराम से दे सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए, आयोनिक यौगिकों क्या है, एक उदाहरण दिया गया है Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो उसमें क्या होगा, सोडियम जो आयन बना Na+, वो ऑक्सीजन आयन O2 होते हैं, जबकि MgO में मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का जो है 2 संयुक्त होता है तो +2 दिया गया है। ये ऑक्सीजन आयन जो है तो भाई इसमें -2 होता है। तो अर्थात वो ये आयन के बने होते हैं, इसलिए क्या है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक जो होता है, इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा, गलनांक क्या होगा, उच्च होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये आयनिक यौगिक जो है गलनांक उच्च होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। कठिन परिश्रम करते समय श्वसन दर बढ़ जाता है, क्यों? हम लोग अगर ज्यादा कोई हार्ड वर्क करेंगे या फिर हम लोग कहीं दौड़ेंगे भागेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो श्वसन दर है, जो हम लोग जो सांस लेते हैं उसका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पूछा गया है क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर इस प्रकार हम लोग देंगे कि कठिन परिश्रम के दौरान जो है शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर अधिक लगेगा तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? वो जिसमें श्वसन का दर जो है वो बढ़ जाती है, हम लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सांस लेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में क्या कोशिकाओं में क्या आवश्यकता पड़ गई, ऑक्सीजन की, इसलिए हमें सांस ज्यादा लेना पड़ता है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की गतिविधि बढ़ती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 उत्पादन भी बढ़ती है। इससे क्या होगा, इसके कारण श्वसन दर वृद्धि होती है ताकि शरीर जो है अधिक ऑक्सीजन प्राप्त कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। मांसपेशी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, अब उसको बाहर निकालना है तो ऑक्सीजन जाएगा तब ना निकलेगा। इस प्रकार जब हम लोग कोई कठिन परिश्रम करते हैं तो श्वसन का रेट जो है हम लोग का बढ़ जाता है। अब फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का 37 में कि मधुमेह रोग, जिसे हम ऐसे गांव के भाषा में ऐसे बोलते हैं कि शुगर, तो मधुमेह रोग जो है डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। उस रोगी हो, अगर किसी का मधुमेह रोगी हो मतलब रोगी हो है तो उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? देखिए, मधुमेह रोग में क्या होता है कि शर्करा मात्रा जो है वो घट जाता है। तो क्वेश्चन क्या है 37 में, शर्करा का मात्रा मधुमेह रोगी है मतलब उसका जो है उसका शर्करा का मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन इंजेक्शन दे के उसका शर्करा का मात्रा जो है, ग्लूकोज का मात्रा जो है वो नियंत्रण किया जाता है। तो वही लिखा गया है आंसर में कि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हमारे जो है मानव हार्मोन है, जिसका उपयोग उत्पादन जो है अग्नाशय में होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ एक आ गया कि इंसुलिन हार्मोन का जो हम लोग का जो उत्पादन होता है हमारे शरीर में वो कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। और जो रुधिर में शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। अब ये भी एक आंसर आ गया, मतलब इसका भी एक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आ गया कि शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, कौन सा हार्मोन? तो हो गया इंसुलिन। यदि ये उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि वो एक प्रकार का रोग है, बीमारी है। अतः ऐसी स्थिति में इंसुलिन की पूर्ति के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन ठीक ठाक अगर नहीं होगा तो हमारे शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। उसका नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन हार्मोन जरूरी है, इसीलिए अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो यही था कारण। क्वेश्चन नंबर 38 और इस वीडियो का और इस सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैव भू रसायन चक्र क्या है, उदाहरण दे, मतलब आपको उदाहरण के साथ जैव भू रसायन चक्र समझाना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि प्रकृति में प्राणियों तथा वातावरण के बीच एक रासायनिक पदार्थ
पोषक तत्व के आदान प्रदान में चक्रीय गति होती है। क्या होती है? चक्रीय गति। जिससे क्या है कि जिससे पृथ्वी और उसके वातावरण में उन सभी तत्वों को निश्चित मात्रा बनी रहती है जिसकी आवश्यकता पौधे एवं जंतुओं में हमेशा रहती है। इसे ही कहा जाता है जैव भू रसायन चक्र। मतलब जैव भू रसायन चक्र क्या हो गया कि पोषक तत्व का जो आदान प्रदान सभी जीवों में होता है और ये चक्राकार में जैसे पहले उत्पादन हुआ हरे पौधे के द्वारा, फिर उसे उपभोक्ता छोटा उपभोक्ता जो है शाकाहारी जीव खाया, शाकाहारी जीव से चला गया मांसाहारी में, फिर मांसाहारी जीव मर गया, मिट्टी में मिल गया, अपघटक द्वारा मतलब बैक्टीरिया वायरस द्वारा वो खत्म हो गया। तो ये सभी जो है ये एक सर्कल बनाता है, एक चक्र बन जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जैव भू रसायन चक्र। तो आज के वीडियो को यही करते हैं खत्म। जो हम लोग पढ़े 31 से लेकर 38 तक, अगले वीडियो में हम लोग 39 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।